मैं रिकॉर्डिंग पर डाल देता हूँ। अच्छा जी, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की मैंने एग्जांपल दी थी आपको कोर्ट की जो केस हैं, कि कोर्ट का केस जिस तरीके से लड़ा जाता है कि दो फरीक होते हैं, एक दावा करता है, दूसरा जो है ना उसको डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और वो जो डिफेंड करते हैं तो वो कुछ एविडेंसेस के बुनियाद पर करते हैं कि उनके पास एविडेंसेस हो तो जज उनके हक में फैसला करेगा। अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है तो फिर जज उनके हक में फैसला नहीं करेगा, बल्कि जो मुखालिफ फरीक हैं उनके हक में फैसला सुनाएगा कि भाई ये जीत गया है और ये दूसरा बंदा जो है ना ये हार गया है। इसी तरह अगर कोई मुजरिम है, पुलिस पकड़ती है और वो अदालत में लेके जाती है, तो अदालत अगर उस पर कोई जुर्म साबित नहीं होता तो अदालत कहती है कि द पर्सन इज नॉट गिल्टी, द पर्सन इज नॉट गिल्टी। और अगर जुर्म साबित हो तो कहते हैं कि गिल्टी, गिल्टी और नॉट गिल्टी। वो इनोसेंट का वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि इनोसेंट का वर्ड जो है वो बच्चों के लिए मासूम है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो फरिश्तों, पैगम्बरों, औलिया कराम के जो उनसे गलती नहीं होती या कोई गुनाह नहीं होता, तो गुनाह हर किसी से हो जाता है। तो लिहाजा इनोसेंट का वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि गिल्टी, नॉट गिल्टी का वर्ड जो है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है जी। तो स्टेटिस्टिक में अगर आपके फरीक हैं तो वो दो हैं, एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस किसी चीज को अपोज करेगा और उसके अगेंस्ट में, या अग्री करेगा और उसके अगेंस्ट में जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो फिर आपका नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट उसको आप शिकस्त देंगे। यानी आप पे किसी ने दावा किया है वो नल हाइपोथेसिस है, और उस दावे को गलत साबित करने के लिए, उसको उलट करने के लिए आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जिसको आपने डिफेंड करना है, और उस नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट करना है। हर सूरत आपकी कोशिश एज ए रिसर्चर ये होनी चाहिए। तो इससे पहले हमने ये एलिमेंट्स डिस्कस किए कि क्या क्या इसमें शामिल है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। मतलब जब आपको एक पैकेज दिया जाता है, जब जाकर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो वो कहते हैं कि भाई आप 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, इतनी आपकी सैलरी होगी, ये आपके जो है ना वो इंसेंटिव्स होंगे, ये आपको बोनस मिलेगा, ये सारी चीजें बताते हैं ना। तो इसी तरह जब हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं तो उसके कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं जिसको आपने फुलफिल करना होता है व्हाइल टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। तो ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हैं। उसके बाद हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो स्टेप्स में स्टेप नंबर 1 ये है कि वो जो 7 एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने 5 स्टेप में लेकर आए हैं, क्योंकि दो एलिमेंट्स को, जो इनिशियल 2 एलिमेंट्स है नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, को मर्ज करके एक स्टेप बनाया गया है। तो स्टेप नंबर 1 में कि राइट डाउन द अप्रोप्रिएट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड राइट HO and HA एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो ये वाला जो है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, एक तो हम वर्डिंग में करते हैं, वर्डिंग में ये करते हैं कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू आर मोर देन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। तो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू आपका म्यू ओ होता है। ये म्यू ओ जो है ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। ये म्यू ओ इज योर हाइपोथेटिकल वैल्यू। हाइपोथेटिकल वैल्यू कहां से आता है आपके पास, ये भी हमने डिस्कस किया था। हाँ, हाइपोथेटिकल वैल्यू कहां से आता है, हाइपोथेटिकल कहां से आता है हाइपोथेटिकल वैल्यू आपके पास, जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस स्टडी से, या तो कोई बंदा उठ के खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे ख्याल में आपकी क्लास का मीन हाइट जो है वो इतना है मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। अभी एक्चुअल कब बनेगा, एक्चुअल जब तमाम पॉपुलेशन का मैं हाइट जो है वो कैलकुलेट करके फिर सबका मीन निकालूंगा, तो वो मेरे पास एक्चुअल होगा, ट्रू होगा। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, ये तो छोटी आबादी है, लेकिन जब बड़ी आबादी होती है उसका आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो जब कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपने फर्जी हाइपोथेटिकल वैल्यू आपने या तो अपने ऑब्जर्वेशन जजमेंट से लेना है या फिर आपने प्रीवियस स्टडीज से लेना है। तो प्रीवियस कंडक्टेड स्टडीज ने अगर कोई मीन निकाला है, उन्होंने कोई सैंपल मीन निकाला है, तो उस सैंपल को हम हाइपोथेटिकल वैल्यू के तौर पर पॉपुलेशन का मीन जो है वो अज्यूम करेंगे कि इतना हो सकता है। ठीक है जी। और इसके बदले में ये म्यू जो है ये एक्चुअल मीन ऑफ द आर ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन है। ट्रू मीन ऑफ द ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम तो तमाम पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड होते हैं ना। पॉपुलेशन में हम इंटरेस्टेड, इस पॉपुलेशन का मीन इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, हम यही कहते हैं ना। सैंपल तो हमें सिर्फ एक सपोर्ट दे देता है कि आप सैंपल के इंफॉर्मेशन लेके आप पॉपुलेशन के बारे में अपनी या तो प्रेडिक्शन करें या फिर अपने इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करें उस पर कि आया पूरे पॉपुलेशन में भी इसी तरह प्रिवेल कर रहा है जिस तरह आपके सैंपल के इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास आ रहे हैं। तो इसके साथ आपने टैली करना होता है और आपने अपने रिजल्ट्स को पॉपुलेशन जहां से आपने सैंपल लिया है उस पे आप जनरलाइज करते हो, इन्फ्रेंस बनाते हो। तो ये पहला वाला, जैसे हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल वैल्यू आपके पास अगर आ जाता है तो वो हाइपोथेटिकल वैल्यू जो एक्चुअल मीन ऑफ द पॉपुलेशन है, ट्रू मीन है, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये वाला, ये जो फर्स्ट स्टेप में 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस की हो सकती है। ये वाला कि अगर आप समझते हैं कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है, इस हाइपोथेटिकल वैल्यू से नल हाइपोथेसिस कहता है कि मीन ऑफ जो ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन है वो इससे बड़ा है या इसके बराबर है। और नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा कि नहीं, एज अ रिसर्चर आप कहेंगे कि वो इससे छोटा है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी ये कि अगर नल हाइपोथेसिस कहे कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू ओ, तो आपका अल्टरनेट कहेगा कि म्यू इज मोर देन म्यू ओ। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू ओ और म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू ओ। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है जी। आप सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। State the level of significance alpha. Note, apply the same level of significance used at the time of sample size determination. हमने सैंपल साइज, ये जो एस्टिमेशन है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो अल्फा की वैल्यू है ये हम कब डिसाइड करते हैं, जब हम सैंपल साइज एस्टिमेट करते हैं कि हमारा सैंपल साइज कितना होगा। या तो फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करके हमारे पास सैंपल साइज आ जाता है तो उसमें हम अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं। जहां कहीं हमने अल्फा की वैल्यू डाल दी वही अल्फा की वैल्यू इधर स्टैटिस्टिकल जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें भी हम डालेंगे। जी सर। ठीक है सर ये रिपीट करें जरा। जी, क्या करूं? सर ये हाँ, सर कह रही है कि ये रिपीट कर दें। ये स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जी सर। मैंने कहा कि दूसरे स्टेप में हमसे ये मांगते हैं कि आपका अल्फा कितना होगा। अल्फा कितना होगा आपका, जिसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसमें फॉल करते हैं या इसमें फॉल नहीं करते तो इसके बुनियाद पर आपका रिजल्ट होगा, आपका कंक्लूजन होगा। इसलिए हमको इसको सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं, अल्फा। ये अल्फा की जो वैल्यू ये 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, 1% हो सकती है, 2% हो सकती है, 20% हो सकती है। तो ये 20, 10, 5, 1% आप कब डिसाइड करेंगे? ये मैंने कहा कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च से पहले हम प्रपोजल बनाते हैं और जब प्रपोजल बनाते हैं तो उस वक्त हम अपने सैंपल साइज को भी कैलकुलेट करते हैं। तो सैंपल साइज कैलकुलेट करते वक्त उस वक्त अल्फा की वैल्यू सॉफ्टवेयर में दी हुई होती है कि आपका अल्फा 10% होगा, 5% होगा, 1%, उसमें किसी एक को आप सेलेक्ट करते हो। तो वहां पर जो अल्फा की वैल्यू आपने सेलेक्ट की वही अल्फा की वैल्यू आप
इधर डालेंगे फिर, ठीक है जी, आप इधर डालेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, फाइंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक मीन द फॉर्मूला ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। So perform the calculation to compute test statistic z score t statistic, find the test statistic, the formula। ये वाला फॉर्मूला है कि अगर हम z टेस्ट अप्लाई करते तो x बार माइनस म्यू ओ ओवर सिग्मा अपान n अंडर द रूट, जहां पर x बार सैंपल का मीन है, म्यू ओ आपका हाइपोथेटिकल मीन है, हाइपोथेटिकल मीन है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि नॉन हो, और n जो है आपका सैंपल साइज है। इसको हम इसलिए ये भी कर सकते हैं कि अगर ये सिग्मा आपका नॉन नहीं है तो सैंपल के इंफॉर्मेशन से अगर हम x बार निकाल सकते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं एज s स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल, तो ये भी हम निकाल सकते हैं यहां से। जी सर। बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा जी, तो आगे हैं ये फॉर्मूला, और फोर्थ स्टेप में क्या है, डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन यूजिंग जी टेबल। क्रिटिकल रीजन का क्या मतलब है, आपका टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये हमने, अच्छा, आप जब एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन में आपका अल्फा जो है ये हमेशा अल्फा बाई 2 के बराबर होता है, अल्फा बाई 2, इसलिए जी कि सर। एरर के चांसेस ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्फा बाई 2 एक साइड पे होगा और अल्फा बाई 2 दूसरे साइड पे होगा, हम ये कहते जी हैं। सर। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप जरूरी नहीं है कि आपका अल्फा बाई 2 हो, ये अल्फा भी हो सकता है और अल्फा बाई 2 भी हो सकता है। टू टेल हाइपोथेसिस में अल्फा बाई 2 होगा और वन टेल हाइपोथेसिस में ये पूरा अल्फा एक साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि जी आपका सर। अल्फा अगर 5% है तो इसका मतलब है 0.05 के बराबर है। अगर वन टेल हाइपोथेसिस है तो इसका मतलब ये कि ये एक साइड पे जाएगा। वन टेल कब होगा, जब हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू, अल्टरनेट कहेगा कि म्यू इज मोर देन म्यू ओ, तो ये वन टेल हाइपोथेसिस होगा। यानी आपका शुरू में आपने कहा है कि म्यू इज मोर देन म्यू ओ, तो आपका अल्फा एक साइड पे जाएगा पूरे का पूरा। और अगर आप ये कहते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू ओ, तो यहां पर कंफ्यूजन है। अब आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये ज्यादा या कम है, तो इसलिए फिर शुरू में आप क्या डिसाइड करते हैं, अल्फा बाई 2 पे जाते हैं शुरू से, ठीक है, अल्फा बाई 2 पे आप जाते हो। अच्छा, सर अगर वन टेल होगा तब हम अल्फा बाई 2 पे अल्फा बाय जाएंगे। नहीं, वो अल्फा होगा ना, अभी तो मैंने कहा कि अगर ये वन टेल है तो सिर्फ अल्फा होगा, अपर टेल, और अगर लोअर टेल जी है सर। तो अल्फा इस साइड पे आएगा, और अगर नॉट इक्वल है, टू टेल है, तो फिर आपका अल्फा इस पे आएगा अल्फा बाई 2, और इस पे आएगा अल्फा बाई 2। जी सर सही है सर। ये सही है। अब आप इधर देखें, यस सर। ये वाला फोर्थ स्टेप यही कह रहा। तो अगर हमारा अल्फा एक साइड पे आ जाता है, अगर 5% है, लेट सपोज में बाय डिफॉल्ट जो है ना वो 5%, तो ये 0.05 के बराबर है। हाँ, 100 पे अगर इसको डिवाइड करें, आप क्या करें, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डिवाइड करें, 0.05 के बराबर होगा जब आप इसको प्रोपोर्शन में डाल देते हो। जी सर। है जी सर। ऐसा है? अच्छा, जी अब सर। ये क्रिटिकल वैल्यू, जो क्रिटिकल रीजन, ये तो क्रिटिकल रीजन ये वाला है, लेकिन इसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, या इसको टेबुलेटेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड। इसको हम जी टेबल के लिए, जी टेस्ट के लिए हम कैसे ढूंढेंगे कि ये वाला एरिया मालूम करेंगे। ये अगर आप यहां पर खड़े हैं अपर टेल है तो ये वाला जी स्कोर मालूम करना होगा, और अगर आप यहां पर खड़े हैं तो ये वाला जी स्कोर मालूम करना होगा अगर लोअर टेल है। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल एरिया आपके पास 0.5 है, 0.05 और ये 4 है। इसको अगर आप देखें जी टेबल में, आप जी टेबल में इसकी वैल्यू देखें कितना आता है। हाँ,
जी वैल्यू आप अगर 0.4500 देखें तो ये एक्चुअल एरिया नहीं है, 0.4505 होगा और इस साइड पे 0.4 4495 होगा। ये भी 5 पॉइंट्स के फासले पर हैं, ये भी 5 पॉइंट, ये एक्चुअल एरिया नहीं है, तो लिहाजा ये वाला 0.04 के नीचे है 0.04 और ये वाला 0.05 के नीचे। आपने क्या करना है, और ये 1.6 के सामने होगा, तो आपने इसको लेना है 1.645। आप अपने टेबल को देखें ना, उसमें जी टेबल अगर आपके पास है तो ये वाला एरिया प्लस 1.645 के बराबर है, जिसको हम क्रिटिकल एरिया ये कहते हैं। हम क्या करेंगे कि जो भी फार्मूला से, ये वाला फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन एन अंडर द रूट, इसमें डाल के जो हमारे पास वैल्यू आएगा उसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे, और ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड वैल्यू। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपका इस रीजन में यानी इससे बड़ा होगा तो इस तरफ आएगा, इसमें फॉल कर रहा है जिसको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं, इसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं ये वाला। अगर इसमें ये वाला वैल्यू फॉल कर रहा है तो यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और अगर ये वाला इसमें फॉल कर रहा है, ये वाला एरिया आपका ये कैलकुलेटेड वैल्यू यानी इससे कम आ रहा है तो ये इधर फॉल करेगा, देन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी? अच्छा, अब आप इधर देखें इसमें क्या जो दिया हुआ है। The critical region is also known as rejection region. When the computed test statistic falls in the rejection region, we reject null hypothesis in favor of alternate hypothesis. ठीक है जी? अच्छा, ये जब मैं आपको बता रहा था कि आपका अल्फा एक साइड पे शिफ्ट होगा राइट या लेफ्ट पे, तो ये आपके अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है। When you try to prove the parameter of the population is less than the hypothetical value, less than the hypothetical value, ये म्यू अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे हमेशा आपका अल्फा शिफ्ट हो जाता है। किसके चीज के बुनियाद पे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बुनियाद पे आपका अल्फा राइट या लेफ्ट पे जाएगा या अल्फा बाय 2 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं प्रूफ कर रहा हूं कि अल्टरनेट म्यू इज लेस देन म्यू ओ, तो मेरा अल्फा शुरू में मैंने कहा है कि म्यू जो पॉपुलेशन का ट्रू मीन है वो हाइपोथेटिकल वैल्यू से कम है, तो यहां पर मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको कम करने की कोशिश करूं, तो मेरा अल्फा जो है ना वो लेफ्ट साइड पे आएगा। और अगर मैं ट्राई टू प्रूव द पैरामीटर इज मोर देन, इस तरह मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाऊं म्यू इज मोर देन म्यू ओ, तो फिर मेरा जो अल्फा है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और अगर मैं कहूं कि नॉट इक्वल, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू ओ, मतलब इससे ऊपर भी जा सकता है इसके नीचे भी आ सकता है, तो फिर मेरा अल्फा 2 पे डिवाइड होगा, अल्फा बाय 2 इधर होगा और अल्फा बाय 2 इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है जी? जिस किसी का क्वेश्चन है वो आप पूछे, जो भी क्वेश्चन करना चाहे आप पूछे। सर इस जीरो स्कोर को फाइंड करने के लिए हम ये अल्फा की वैल्यू लेंगे, यानी उसके अंदर जो वैल्यू फॉल करती है, जी स्कोर जी स्कोर की वैल्यू कह रही जी स्कोर आपका जो अल्फा की वैल्यू है ना वो 0.5 से माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आपके पास बचेगा, और ये एरिया जो आप टेबल में देखेंगे तो उस एरिया के ऊपर और इसके सामने कौन से उन दोनों को आपस में प्लस करके, सर ये 0.025 को 0.5 से माइनस करेंगे, ये टू टेल हाइपोथेसिस है ना, तो इसको सर जो नंबर हमारे पास आएगा फिर हम उसको टेबल में देखेंगे और इसे ऐड करेंगे। जो एरिया के ऊपर और इसके सामने वैल्यूज आएंगे ना, जैसे हम एस्टिमेशन में करते थे उसी तरह इसमें करेंगे, लेकिन ये जी टेस्ट के लिए, टी टेस्ट के लिए अलग है, वो हम आगे करेंगे। वन सैंपल टी टेस्ट भी आज इंशाल्लाह हम करेंगे, तो उसको फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा। जी सर, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें, ये आप ज़बानी याद कर सकते हैं। अगर 10% अल्फा है तो एक साइड पे अगर आप वन साइडेड है, वन टेल हाइपोथेसिस है, तो 1.28 इसकी वैल्यू होगी,
और अगर टू टेल हाइपोथेसिस है तो 1.645। किस सूरत में? 10%, 10% अल्फा की सूरत में। ये वन साइडेड वन टेल, ये टू टेल। और अगर 5% है तो अगर वन टेल हाइपोथेसिस 1.645 के बराबर, अगर टू टेल है 1.96 के बराबर है, ये क्रिटिकल वैल्यू। इसी तरह अगर ये 1% है, 95% के लिए 1.96 हम लेते हैं। 95% वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना। यहाँ हम सिग्निफिकेंस जी लेवल सर। की बुनियाद पर बात करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा की बात जी करते हैं, ठीक है ना। हम स्ट्रेट अवे अल्फा को 0.5 से माइनस कर देते हैं, जो भी एरिया हमारे पास आ जाते हैं जी टेबल में हम उसको देख लेते हैं, हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है या टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ जाता है। अगर 1% है तो एक साइड पे 2.32 आ जाएगा, और अगर टू टेल हाइपोथेसिस 2.58 के बराबर हो जाएगा, 2.58 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, स्टेप नंबर 5 में ये है कि जो चीज हमने फार्मूला से कैलकुलेट की, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाता है और फिर टेबुलेटेड वैल्यू होता है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबुलेटेड वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हैं। हाँ, इसी तरह सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मेरे पास आया 2.5 सपोज, ठीक है जी। और जो क्रिटिकल वैल्यू है, या इसको आप टेबुलेटेड वैल्यू कहेंगे, वो मेरे पास सपोज टू टेल हाइपोथेसिस है, सपोज टू टेल, तो लिखा नहीं जा रहा, टू टेल हाइपोथेसिस है, हाँ, और मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू 1.96 के बराबर है, अल्फा आपके पास 5% है, तो इस पे ये वाला वैल्यू आएगा अभी जो टेबल में आपने देखा। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूं कि आपका क्रिटिकल वैल्यू कितना है, 1.96 है, ठीक है जी। ये कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है, 2.5 है, तो 2.5 इससे बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, ये कहीं इधर फॉल करेगा, ऐसा है। तो ये वैल्यू इज द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन दिस टेबुलेटेड वैल्यू, एंड दिस वैल्यू फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, इसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं। सो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस कहेगा कि म्यू इज इक्वल टू म्यू ओ और म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू ओ अल्टरनेट की सूरत में, तो ये वाला जीत गया और ये वाला हार गया। तो यू डिफीटेड द नल हाइपोथेसिस और यू रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस इन दिस केस। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ जी, शायद समझ में नहीं आ रहा, आप पूछें, अपने आप को क्लियर कर दें, क्योंकि ये बार बार हम, ये इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हैं? सर समझ नहीं आई। समझ नहीं आए तो आप तो कह रहे समझ में आया। सर मुझे नहीं आया, और आपको नहीं, मैंने ये कहा कि अगर आप किस किस चीज को एट द एंड आप क्या करेंगे, जो आपके पास फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओ ओवर सिग्मा अपान एन अंडर द रूट, ये वाला फार्मूला है ना। इससे आपके पास जो वैल्यू आएगा यही कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा। ये सपोज मेरे पास ये आया 2.5,